हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर। और आज जो है हम लोग जो है बिजनेस एनालिटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है, इसका आज हम मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पेपर ड्यू के बच्चों का 19 मई को होने जा रहा है। चाहे आप बीकॉम ऑनर्स के हैं, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम के हैं, एंड आपका ये सेमेस्टर रहेगा 6 सेमेस्टर रहेगा। 8 सेमेस्टर के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। 8 सेमेस्टर वालों का जो पेपर है वो कल है, उसकी वीडियो मैंने बना दी है ऑलरेडी, 2 सब्जेक्ट के ऊपर बना दी है, एंड आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, जून 2026 के अंदर लेटेस्ट वीडियो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली मिल जाएगी, एंड सब्जेक्ट वाइज भी प्लेलिस्ट बना रखा है। बिजनेस एनालिटिक्स का वैसे तो मैंने पूरी बुक मैंने वन शॉट करवाई है, बट वो पहले करवाई थी, वो भी आप देख सकते हो। वो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी कुछ पुराना नहीं है, क्योंकि जो हमारी डीयू की बुक चेंज हुई थी या इग्नू की जो भी बुक्स चेंज हो चुकी थी, उसके बाद ही मैंने नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सिलेबस मैंने वन शॉट डिस्कस करा हुआ है। तो बिना किसी दिक्कत के आप देख सकते हो, अभी वो बुक्स आराम से चलेंगी, क्योंकि अभी वो चेंज हुई ही है। ठीक है, मैंने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करवाया हुआ अपने चैनल पर। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो 19 तारीख को ये हमारा पेपर है, बीकॉम प्रोग्राम है, बीकॉम पास है, बीबीए। तो उनके लिए ये मात्र 12 क्वेश्चन मैं लेकर आ चुकी हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, देखो क्वेश्चन कैसे भी यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे। फॉर एग्जाम्पल आपसे डेटा पूछ ले या डेटा साइंस पूछ ले, डेफिनेशन, फीचर्स, कुछ भी, तो यहाँ से आपके डिफरेंस से आराम से बन सकता है। सबसे पहला आता है डिफरेंस, आता है डेटा। डेटा क्या होता है, डेटा साइंस क्या है, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। सबसे पहले डेटा की बात करूँ तो डेटा जो होता है वो रॉ फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स रॉ होती है बिना किसी कंटेक्स्ट के। ठीक है, एंड डाटा साइंस क्या होता है, ये होता है इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट एग्जैक्ट नॉलेज एंड इनसाइट फ्रॉम डेटा यूजिंग साइंटिफिक मेथड। तो देखो भाई, डेटा हमें हमने कब पढ़ा था? डाटा हमने पढ़ा था कि जब हम क्लास 11th में हुआ करते थे और हमें इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, स्टैटिस्टिक पढ़ते थे, वहां पे हम लोगों ने इसके बारे में, डेटा के बारे में पढ़ा था कि वो रॉ फॉर्म में होता है, उसको हम फिनिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिनिश बोले तो हम रॉ डेटा को एक यूजफुल मैनर में कैसे कन्वर्ट करने करते हैं, वो हमने सीखा। पाई चार्ट वगैरह हमने वो सारी चीजें पढ़ी हैं। तो रॉ जो फैक्ट्स होते हैं, फिगर भी रॉ होती है, उसको विदाउट कंस्ट्रेंट उसका कोई मीनिंग नहीं होता, बस वो डेटा होता है, तो उसे हम डेटा बोलते हैं। डेटा साइंस क्या है? तो ये एक तरीके का इंटरडिस्पेंसनरी फील्ड होता है जो कि नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करता है इनसाइट फ्रॉम डेटा यूजिंग साइंटिफिक मेथड। यानी इसके अंदर हम डेटा साइंस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि एक ऐसी फील्ड है जो कि नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करती है। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा टू ड्रॉ कंक्लूजन एंड सपोर्ट डिसीजन। डेटा एनालिटिक्स क्या है? एनालिटिक्स में आ जाता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को एग्जामाइन करते हैं, चीज़ों को स्टडी करते हैं, उससे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं एंड सपोर्ट डिसीजन में हमारे को बेनिफिट होता है। साथ ही साथ जो डेटा होता है वो अनप्रोसेस और अनऑर्गेनाइज होता है, जैसे मैंने अभी बताया। इसका आप कोई भी सिंपल सा एग्जांपल जो है ले सकते हैं। एग्जाम्पल नीचे ही दिया है, मैं वही ले लेती हूँ। जैसे सेल नंबर है, कस्टमर के नेम है, मैंने आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, जैसे राजू है, श्याम है, मोनू है, वटेवर कोई भी आप ले सकते हो इसके अंदर। सेल्स मतलब कस्टमर के नेम को मैं ले रही हूँ इसके एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो क्या है, डेटा है। लेकिन हम जब स्कूल में रोल नंबर वाइज जब देखते हैं, नेम वाइज हमें रोल नंबर मिलते हैं, पहले ए फिर बी फिर सी डी, इस तरीके से जो सीक्वेंस चली आती है कि अगर आशिमा नाम की 2 लड़कियां हैं तो उनको जो है किस तरीके से जो है वो रोल नंबर मिलेगा। तो ए से स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद उनको रोल नंबर मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कस्टमर के नेम ऐसे ही लिखे हुए हैं, सीक्वेंस में नहीं लगे, तो वो डेटा ही है। लेकिन यहाँ पर जो डेटा साइंस है उसका एक एग्जांपल क्या दे रखा है, जैसे कि कस्टमर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना यूजिंग एल्गो। आपने जो स्टडी करना चाह रहे हैं वो एक तरीके से एल्गो की मदद से प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्शन लगाते हैं कि कस्टमर का बिहेवियर क्या हो सकता है। अगर पहले अगर उसको कोई प्रोडक्ट पसंद है, तो अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो अगर वो उसका बिहेवियर ऐसा है तो उसे डेफिनेटली पसंद आ जाएगा। तो ये जो प्रिडिक्शन है एल्गो की मदद से जो निकाला जाता है वो क्या है, डेटा साइंस है। बट जो डेटा एनालिटिक्स है, इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मैं इसीलिए पहले समझाती हूँ सो दैट जो आपको चीजें है ना वो और अच्छे से क्लैरिफाई हो, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका काफी डिफरेंट है। क्योंकि भले ही ये जो पॉइंट वाइज दिया गया है, बट मैं डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल और उसके बाद की चीजें लेके चलती हूँ।
तो यहाँ पर क्या है कि हमने मंथली सेल ट्रेंड को एनालाइज किया है, तो वो क्या है, डेटा एनालिटिक्स है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो कुछ कुछ नए सब्जेक्ट डीयू ने ऐड किए हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको जो है चीजें सीखने को मिल रही हैं सेमेस्टर वाइज। पहले तो ईयरली वाइज बीकॉम हुआ करता था जिसमें हमें चीजें पढ़ा दी जाती थी और गिने चुने सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाते थे। बट अगर मैं आज की बात करूं तो आज का टाइम बहुत अलग है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये हमारे को बुक मिली है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखाने के लिए ही मिली होगी एंड हम इसको पढ़ भी रहे हैं और इसका एग्जाम भी दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, एनालिटिक्स से ही मतलब समझ लो कि एनालिटिक्स का मतलब है कि किसी भी डेटा या फिर किसी भी स्थिति की गहराई से जांच करना। मतलब किसी भी डेटा को अगर हमें गहराई से बहुत डीप जाके उसके बारे में पता लगाना है, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट, उसका पैटर्न, तो हम एनालिटिक्स के बारे में बात करते हैं और यही हमारे सब्जेक्ट का नेम है। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, बिजनेस एनालिटिक्स। यानी जो बिजनेस के अंदर जो भी डेटा या जो भी चीजें, जो भी नंबर, चीजें चल रही हैं, उनकी हमें डीप स्टडी करनी है। अब जैसे कि हम जो पढ़ रहे हैं, ये वाला डिफरेंस जो है वो है डेटा एनालिटिक्स का। इसमें हम कच्चा डेटा का उपयोग करके जानकारी निकालते हैं। जैसे कि हमें रॉ डेटा था ना, उससे हमने क्या किया, सेल के ट्रेंड को एनालाइज किया, मंथली कितनी सेल की ट्रेंड चल रही है। अब आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बाकी के पॉइंट समझते हैं। तो हमने अभी तक मीनिंग समझा, नेचर समझते हैं हम। नेचर में आता है ये अनप्रोसेस्ड होता है और अनऑर्गेनाइज होता है क्योंकि ये रॉ डेटा है। और ये जो होता है डेटा साइंस जो है वो एक तरीके का ब्रॉड है, कम्प्लेक्स है, और ये स्ट्रक्चर्ड एंड फोकस्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर बना हुआ होगा सो दैट ही हम जो है उसकी सेल्स को या किसी भी एग्जाम्पल को लेके हम उसका कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं, उसके ट्रेंड के बारे में हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि एनालाइज तभी होता है जब चीजें ऑर्गेनाइज वे में हों। पर्पस क्या है इसका, डेटा का, कि इनपुट फॉर प्रोसेसिंग। ये हमें इनपुट दे रहा है कि आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। एंड जो डेटा साइंस है वो क्या है, टू बिल्ड प्रिडिक्टिव मॉडल एंड एग्जैक्ट डीप इनसाइट। हमें डीपली जाके एक चीज की स्टडी करनी है और इसमें हम इंटरप्रेट करते हैं डेटा को एंड सपोर्ट मिलता है डिसीजन मेकिंग में। हमें मदद मिलती है कि अब हमें फ्यूचर में इस तरीके से एक्शन लेना है। ठीक है, स्कोप की बात करूं तो ये काफी लिमिटेड है, लेकिन ये वेरी वाइड होता है क्योंकि डेटा इसमें कलेक्शन भी होती है, मॉडलिंग भी होती है और एआई का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। और ठीक है, तो एआई क्या है, एआई से हम काफी सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। एआई से हम फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे कंक्लूजन्स ले सकते हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और जो डेटा एनालिटिक्स है वो नैरोअर होता है क्योंकि मेनली ये एनालाइज और रिपोर्टिंग के लिए ही बना है। लेवल की बात करूं कम्प्लेक्सिटी की तो ये लो है, ये वेरी हाई है, ये मॉडरेट लेवल पे होता है। टेक्निक कौन सी इसमें इस्तेमाल होती है, इसमें बेसिक कलेक्शन एंड स्टोरेज की। हमने सिर्फ इकट्ठा करना है डेटा को और एक जगह पे स्टोर करके रख देना है, बस इतना ही काम है। बट डेटा साइंस के अंदर हम एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मशीन लर्निंग का, एआई का, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का। ठीक है, अभी मैंने हाल ही में आज ही वीडियो बनाई थी ये सेमेस्टर वालों के लिए। आपका एक पर्टिकुलर एक बुक आने वाली है जिसमें आप एआई के बारे में काफी डीप में स्टडी करने वाले हो। सब्जेक्ट का नाम रहेगा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स। ठीक है, तो इसी का एडवांस वर्जन इसको समझो, काफी डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है, वो भी मैं करवा चुकी हूँ, 8 सेमेस्टर में आएगा आप लोगों के जो भी आगे कंटिन्यू करेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। तो देखो भाई, सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा डेटा जो है, डेटा एनालिटिक्स है, उसके अंदर आता है हमारा कि हमने स्टैटिस्टिकल एनालाइज किया, जो स्टैट्स का डेटा है उसको एनालाइज किया, डेटा को विजुअलाइज किया। विजुअलाइज बोले तो हमने उसको गहराई में जाके समझा और उससे रिजल्ट्स निकाले। रिलेटेड फील्ड की बात करूं तो ये नॉट डायरेक्टली होता है, ये स्टैटिस्टिक एंड कंप्यूटर साइंस पे बेस्ड है। ये मेनली स्टैटिस्टिक एंड बिजनेस के इंटेलिजेंस पे काम करता है। डेटाबेस स्प्रेडशीट इसमें जो है वो टूल यूज किए जाते हैं। इसमें पाइथन आपने पढ़ा होगा, जिनके पास क्लास 11 12 में आप लोगों के पास ये सब्जेक्ट रहा होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा। एंड जो हमारा डेटा एनालिटिक्स है उसमें हमारा एक्सेल है, पावर है, बीआई हो गया या एसक्यूएल हो गया, ये सब चीजों के बारे में हम लोग जो है स्टडी करते हैं। चैलेंजेस कौन कौन से फेस्ड होते हैं, तो डेटा के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस फेस होते हैं क्योंकि जो डेटा होता है बहुत
पुअर होता है। पुअर डेटा की क्वालिटी जो होती है वो इनकरेक्ट डेटा होती है और आधी अधूरी होती है, इनकम्प्लीट होती है। डेटा की जो प्राइवेसी के इश्यूज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर जो हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम होता है, बहुत बड़ा डेटा होता है, डेटा इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है, उसको सीक्वेंस में लगाना बहुत मुश्किल है। देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे समझाती हूँ आप लोगों को। होता पता है क्या है कि स्कूल लेवल पे जब टीचर आप लोगों का डेटा तैयार करती है, यानी क्लास में अगर 30 या 50 बच्चे हैं, तो हो सकता है उसको 1 या 2 दिन में वो निपटारा कर सकती है, और हो सकता है कि वो 1 दिन में भी ये काम कर सकती है कि सीक्वेंस वाइज रोल नंबर प्रोवाइड कर दिए जाए। बट जो हमारे बिजनेस के लेवल पे बात करें, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, बिजनेस एनालिटिक्स, यानी बिजनेस कोई छोटे मोटे लेवल का नहीं होता, बिजनेस बड़े बड़े लेवल पे होता है जिसमें ये चीजें यूज होती हैं। छोटे बिजनेस ये सब चीजें क्यों यूज करेंगे? बड़े बिजनेस, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करते हैं सो दैट ही हमारे को क्या चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है बल्क में, और उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बताया गया कि डेटा बहुत लार्ज वॉल्यूम में होता है, आधा अधूरा होता है। डेटा साइंस में जो है हमारी एक तरीके से कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, तो सबसे पहला तो इसमें हमें ज्यादातर स्किल प्रोफेशनल की जरूरत होती है, क्योंकि डेटा साइंस सब्जेक्ट भी जब हमने पढ़ा था, कंप्यूटर साइंस के नाम से आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 12 में, उसमें पाइथन क्या, मतलब ऐसा नहीं है छोटी मोटी चीजें पढ़ाई थी, एक्सेल वेक्सेल पढ़ाया था, स्प्रेडशीट वगैरह ये सब तो बेसिक सी चीजें हैं, वो आपने तो बचपन से पढ़ी ही होंगी। बट ये जो पाइथन है एंड जो बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो आपने काफी पढ़े होंगे, तो काफी बच्चों को मुश्किल भी लगता होगा, मुझे नहीं पता। बट इस प्रकार से है ये। एल्गो कॉम्प्लेक्स होता है, हाई कंपटीशन कॉस्ट होती है, टाइम बड़ा कंज्यूम होता है डाटा को बनाने में, एथिकल इश्यूज आते हैं लाइक बाइज हो गया, इस प्रकार से। डेटा एनालिटिक्स में मिस इंटरप्रिटेशन जो होती है, मिस इंटरप्रिटेशन जो होती है डेटा की, वो जो होती है एक तरीके से प्रॉपर टूल की कमी होती है, स्किल की कमी होती है, विजुअलाइजेशन में डिफिकल्टी आती है। हम टोटली डाटा की क्वालिटी पे डिपेंड हैं, रियल टाइम प्रोसेसिंग में इश्यूज आते हैं। देखो भाई आसान तो नहीं है, और ये सारी प्रॉब्लम फेस होती हैं इसमें, ठीक है। ये शॉर्ट वालों के लिए, ठीक है, जिनको ज्यादा नहीं पढ़ना उनके लिए। नेक्स्ट आता है हम लोगों का डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा एंड स्केल डेटा। नॉमिनल का मतलब क्या हुआ? नॉमिनल का मतलब है सिंपल सा, पहले मीनिंग देन एग्जांपल। मीनिंग का मतलब है डेटा क्लासिफाइड होता है इनटू कैटेगरी विदाउट एनी ऑर्डर, बिना किसी ऑर्डर के, तो वो नॉमिनल है। और ऑर्डिनल का मतलब होता है डेटा क्लासिफाइड हुआ है किसी कैटेगरी में और एक मीनिंगफुल ऑर्डर में और एक रैंक के साथ हुआ है, तो उसे हम ऑर्डिनल बोलेंगे, ठीक है। स्केल डेटा जो होता है वो एक तरीके से न्यूमेरिकल डेटा विद मीनिंगफुल इंटरवल के साथ आता है, जिसमें इंटरवल एंड रेशियो डेटा देखने को मिलता है। तो मैं आपको एक छोटी सी एक ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आप इसको पेपर में याद रख सकते हो। डिफरेंस आए, मीनिंग आए, फीचर, जैसे मान लो आपसे पेपर में शॉर्ट नोट में स्केल डेटा पूछ लिया, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ, एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। जब स्केल के बारे में पूछा जाए तो उसको आपने इंटरवल से याद रखना है कि यहाँ पे इंटरवल की और रेशियो की बात होती है, तो वो रेशियो स्केल डेटा है। ऑर्डिनल जो होता है वो मीनिंगफुल होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ओ से आपको याद रखना है, ओ, ओ फॉर ऑर्डिनल, ठीक है, और एम से मीनिंगफुल, तो ओ एम जी याद रख लेना, ठीक है, जी समझ लेना ऐसा ही है, ठीक है, बस याद रखने के लिए है। तो ओ एम जी याद रखोगे तो डेफिनेटली याद रहेगा, ओ फॉर ऑर्डिनल है, एम फॉर मीनिंगफुल है, तो जी तो आपको वैसे ही याद रखना है, ओ एम जी से याद रखना। एंड जो नॉमिनल है समझ लेना वो मीनिंगफुल नहीं है, वो बिना किसी ऑर्डर के आता है। जैसे कि इसको एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर आया था कि जेंडर में बताया मेल फीमेल, ब्लड ग्रुप, रिलीजन, ये सब चीजें आती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ऑर्डिनल में बताया गया है, ऑर्डिनल में जो चीजें बताई गई हैं वो बताई गई हैं कि क्लास की जो रैंक है वो फर्स्ट है या सेकंड है, सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है, हाई है, मीडियम है, लो, मतलब हर एक तरीके का अच्छा सा डिफरेंशिएशन यहाँ बता रखा है, अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो रखी है। एंड जो थर्ड वन है जो आपका स्केल डेटा है, स्केल डेटा का एग्जाम्पल जो है वो है हाइट, वेट, एज, इनकम, क्योंकि ये इंटरवल्स में आता है, हाइट भी एक लेवल पे आती है, वेट भी आता है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। सो आपको जो है इसी का डिफरेंस जो है अच्छे से एक बार ही समझ लेना है। तो इसका नेचर कैसा है, ये क्वालिटेटिव होता है, ये भी क्वालिटेटिव, एंड ये क्वांटिटेटिव होता है। जहाँ हाइट वेट आ जाती है वहां क्वांटिटी की बात होती है, बाकी क्वालिटी की ही बात हो रही है दोनों में।
इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता, इसमें ऑर्डर और रैंक होते हैं, इसमें भी होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन आप बना के लिख सकते हो, इसके अंदर कोई भी परफॉर्म नहीं किया जाता मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसमें लिमिटेड होता है और इसमें सारे के सारे, एक मिनट, लिमिटेड एंड इसके अंदर ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन पॉसिबल होते हैं क्योंकि इसमें प्लस माइनस आता है। ठीक है, ऐसे काफी सारे हैं, आप बना के लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल एनालाइज होता है कि हम क्या क्या स्टैट्स का यूज कर सकते हैं इनके अंदर, तो सबसे पहला तो इसमें मोड यूज किया जाता है, इसमें मीडियन मोड, इसमें तो तीनों ही होता है, इनफैक्ट एसडीबी आ जाता है। ठीक है, शॉर्ट वाला उनके लिए है जो कि शॉर्ट में पढ़ेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन नंबर 3। सो पाइवट टेबल्स क्या होता है, तो देखो भाई पाइवट टेबल जो होता है वो होता क्या है। तो पाइवट टेबल जो है वो एक तरीके का पावरफुल डेटा एनालाइज टूल होता है, जिसमें क्या होता है वो उसको इस्तेमाल करके, इस पाइवट टेबल को इस्तेमाल करके हम अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं लार्ज डेटा सेट इन अ सिंपल एंड इंटरेक्टिव वे। यानी जो कि अनऑर्गेनाइज डेटा होता है, जो हमने एनालाइज नहीं किया है, बड़े लेवल का डेटा सेट होता है, उसको ये पाइवट टेबल जो है वो एक तरीके से सिंपल और अट्रैक्टिव वे में ये उसको ठीक कर देता है। सो एक तरीके से इट हेल्प इन कन्वर्टिंग, एक तरीके से ये रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में रीअरेंज कर देता है। कौन? पाइवट टेबल। एंड एक तरीके से इट इज कॉमनली यूज इन सॉफ्टवेयर, और ये कौन से सॉफ्टवेयर में यूज किया जाता है? नंबर 1 इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड सेकेंड वन इज गूगल शीट। सो हमने सबसे पहले पाइवट टेबल के कुछ फीचर समझने हैं। सबसे पहला, ये डेटा को समराइज करता है, यानी समराइजेशन करता है। जो लार्ज डेटा सेट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है, समरी की फॉर्म में ले आता है, लाइक टोटल, एवरेज, काउंट। डायनेमिक एनालाइज करता है, क्विक रीअरेंजमेंट अलाउ करता है डेटा को, एंड फिल्टरिंग करता है, फिल्टर यानी स्पेसिफिक डेटा वैल्यू को ये फिल्टर करने में मदद करता है। ग्रुपिंग में आता है, ग्रुप डेटा इनटू कैटेगरी, जो ग्रुप का डेटा होता है उसको कैटेगरी में बांट देता है, जैसे मंथ, रीजन, ये सब। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन भी करता है, लाइक सम, काउंट, एवरेज, ये सारी चीजें भी पाइवट टेबल कर देता है। कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है? सबसे पहला रॉ, कॉलम, वैल्यू, फिल्टर, यानी कि ये वर्टिकली डेटा को डिस्प्ले करता है, जैसे कि प्रोडक्ट के नेम को दिखाना, दर्शाना। कॉलम में आता है, ये डेटा को हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करता है, जैसे रीजन। वैल्यूज में आता है, जो न्यूमेरिकली डेटा टू बी कैलकुलेटेड, जैसे सेल अमाउंट हो गया, ये सब वैल्यू को शो करता है। फिल्टर में क्या करता है? ये इंटायर डेटा को फिल्टर करता है, यानी ईयर वाइज कैटेगरी दिखाता है। तो ये पाइवट टेबल के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल यहाँ दिया गया है, तो ये भी आप वहां पे बना के आ सकते हैं, काफी अच्छे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ए बी, ठीक है, इस प्रकार से आप कोई भी ए बी सी डी भी ले सकते हो, या जो भी है। ईस्ट वेस्ट लिया गया है। सेल इनकी 100, 200, 150, 250 ऐसे है। तो पाइवट टेबल का ये ऊपर जो, सॉरी, यहाँ पे जो दिया गया है वो एक था, रॉ डेटा था। अब पाइवट टेबल का आउटपुट कैसे निकलेगा, देखो कैसे रीअरेंज करा है इसने। ऊपर तो देखो कितना कंफ्यूजिंग सा लग रहा था, ए बी, मतलब ए हम 2 बार लिख रहे हैं, बी भी 2 बार लिख रहे हैं, तो क्या ये कोई सीक्वेंस नहीं हुआ। तो इसने, पाइवट टेबल ने इसको इजी फॉर्म में एक अच्छे मैनर में दिखाया। ए बी लिख के ईस्ट वेस्ट यहाँ लिख दिया, फिर टोटल करके दिखा दिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, ऐसे किया इसने। ठीक है, पाइवट टेबल के अंदर जो है, स्टेप टू क्रिएट अ पाइवट टेबल इन एक्सेल। एक्सेल में किस प्रकार से हम पाइवट टेबल को क्रिएट करेंगे? सबसे पहले डेटा सेट को सिलेक्ट करना है, फिर इंसर्ट टैब पे जाना है, पाइवट टेबल क्लिक करना है, फिर डेटा रेंज एंड लोकेशन चूज करनी है, एंड देन ड्रैग फील्ड इनटू रॉ, कॉलम, वैल्यू, फिल्टर को ड्रैग फील्ड में लाना है। देन उसके बाद कस्टमाइज, कैलकुलेशन, सम, एवरेज, एक्स्ट्रा, ये सब चीजें एक्सेट्रा कर देनी है। ये स्टेप तो भाई आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये स्टेप ही चलेंगे, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। बाकी फीचर वगैरह ये सब आगे पीछे कर सकते हो। पाइवट टेबल के कुछ मेरिट्स हैं। सबसे पहले आप समझ ही रहे हो, आपके डेटा को उसने इजी वे में, फास्ट वे में एनालाइज किया। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, डिसीजन मेक भी करता है, फ्लेक्सिबल है, इंटरेक्टिव है, ये सारी चीजें। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? तो सबसे पहले लर्निंग कर्व थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिगिनर्स के लिए, स्टार्टिंग में याद करना डिफिकल्टी हो जाती है। डेटा की डिपेंडेंसी रहती है, यानी वर्क प्रॉपर्ली ओनली विद क्लीन एंड स्ट्रक्चर डेटा के अकॉर्डिंग ही हो पाता है। लिमिटेड कस्टमाइजेशन रहती है, यानी कि एडवांस टूल को हम कंपेयर करते हैं।
रिफ्रेश रिक्वायर्ड होता है, नीड मैनुअल रिफ्रेश व्हेन डेटा इज अपडेटेड। इस प्रकार से आप बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पाइवट टेबल के कुछ यूजेस हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला यूज आता है कि सेल्स एनालाइज हो जाती है इससे हमारी, एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी हम कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, कस्टमर डेटा भी एनालाइज हो जाता है बेटर, और बिजनेस के डिसीजन भी हम पाइवट टेबल की मदद से कर सकते हैं। तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है डेटा एंड वेरिएबल का डिफरेंस। तो डेटा क्या होता है? तो देखो भाई, डेटा जो है एक तरीके से वो हमारा, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया डेटा के बारे में, काफी डिटेल में पढ़ाया था, वही सब है। ठीक है, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा देती हूँ आपको मैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल यहाँ नीचे दिया गया है, एक मिनट। हाँ, तो वेरिएबल क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यू। अलग अलग वैल्यूज आती है, जैसे कि लेबल और नेम, जैसे एज, जेंडर, ठीक है, इनकम, ये सारी क्या है? हमारी वेरिएबल्स हैं। और जबकि हमारा डेटा क्या है? नंबर की फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल 25, मेल 5000, ये सारे क्या है? हमारे डेटा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे है 21, 22, 23 हो गया। एज ऑफ पीपल, ये डेटा है, एज इज द वेरिएबल। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और ये डिपेंड ऑन डेटा फॉर मीनिंग। यूजेस की बात करूं तो ये रिसर्च एंड एनालिसिस में यूज होता है, जबकि ये कैटेगरी और मेजर करने के लिए डेटा को इस्तेमाल में लाया जाता है। तो डेफिनेशन आपको समझ आएगी होगी। डेटा वही है, रॉ फैक्ट्स हैं, फिगर है, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड फॉर एनालाइज, कि हमें एनालाइज करने के लिए ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करना पड़ रहा है, तो वो डेटा है। करेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट, यानी उसके फीचर या फिर उसके एट्रीब्यूट जो कि डिफरेंट वैल्यूज को बताते हैं। ये अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होता है, ये मेजरेबल फीचर होता है, ये एक्ट करता है एज अ इनपुट, और ये ऑर्गेनाइज करता है और डेटा को एनालाइज करता है। इतना सफिशिएंट है। एंड यहाँ पर ना डेटा मैंने ऊपर आपको पढ़ाया भी था, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो क्वालिटी मतलब इसमें क्वालिटी बताई जाती है, जेंडर, कलर, ब्रांड, ये सब। क्वांटिटी में आता है हाइट, वेट, इनकम। प्राइमरी में आता है सर्वे और इंटरव्यू, जैसे कि हम फर्स्ट टाइम जब डेटा कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी मतलब ऑलरेडी कलेक्ट करा गया है, उसको आगे हम फर्दर कर रहे हैं, तो वो आता है रिपोर्ट एंड वेबसाइट्स। ठीक है, उसके बाद आता है वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं। तो नंबर 1 इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, कैटेगरियल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जैसे स्टडी टाइम इफेक्ट करता है हमारे मार्क्स को, हम जितना अच्छे से पढ़ाई करेंगे हमारे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस और कॉज चेंज, ठीक है। एंड डिपेंडेंट में क्या आता है? वेरिएबल दैट इज इफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हुए हैं, वो डिपेंडेंट है। यानी ऐसा वेरिएबल जो कि इफेक्ट करता है किसके द्वारा? बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा। डिस्क्रीट में आता है टेक काउंटेबल वैल्यू, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये सब। कंटिन्यूअस वेरिएबल में आता है टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, रेंज में से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे हाइट, वेट, ये सब। एंड कैटेगरियल वेरिएबल में आता है जो कैटेगरी या ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, जैसे जेंडर, रीजन, मेल है, फीमेल है, इस प्रकार से। ठीक है, अब कौन कौन से चैलेंजेस हैं डेटा और वेरिएबल में? तो डेटा में आता है इनकम्प्लीट होता है, इनएक्यूरेट डेटा होता है, आपको पहले ही ऊपर पढ़ाया, जिसमें कलेक्शन में दिक्कत आती है, लार्ज वॉल्यूम हैंडलिंग में दिक्कत आती है। वेरिएबल में क्या होता है? वेरिएबल सिलेक्शन हम कभी कभी गलत कर लेते हैं, मेजरमेंट में डिफिकल्टी आती है ना, ओवरलैपिंग वेरिएबल देखने को मिलता है। जर्नल इश्यूज तो यही है, मिस इंटरप्रिटेशन होता है, बायसनेस देखी जाती है, भेदभाव देखा जाता है डेटा कलेक्शन में, एंड क्लैरिटी में भी दिक्कत देखी जाती है। नेक्स्ट आता है analyze outliers. Outlier are the data point that differ significantly from other observation in a data set. They may appear unusually high or low compared to the rest of the data and can strongly influence statistical analysis and decision making. तो पहले तो आउटलेयर्स को समझते हैं। आउटलेयर होता क्या है? आउटलेयर एक तरीके का ऑब्जर्वेशन होता है जो कि लाई करता है फार अवे फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ द डेटा वैल्यू। फॉर एग्जांपल, एक डेटा सेट है जैसे कि 5, 7, 8, 9, 10, 100, तो 100 इज द आउटलेयर। क्यों भाई? क्योंकि एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो कि लाई करता है फार अवे फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ डेटा। कहाँ 5, 7, 8, 9 नंबर कितने अलग हैं और 100 नंबर बिल्कुल ही अलग है,
तो यानी कि काफी दूर है वो, तो वो 100 या आउटलेयर हो जाएगा हमारा। आउटलेयर के कुछ टाइप होते हैं, जैसे ग्लोबल, कंटेक्चुअल, कलेक्टिव। ग्लोबल में क्या आता है, एक सिंगल वैल्यू जो होती है वो फार होती है फ्रॉम द रेस्ट के, बाकियों से। जैसे एक सैलरी है किसी की 5 लाख अमंग 20 to 30,000 सैलरी, तो जो 5 लाख है वही क्या है हमारा ग्लोबल आउटलेयर है, पॉइंट आउटलेयर है। कंटेक्चुअल आउटलेयर जो होता है वो डिपेंड करता है कंटेक्स्ट पे, यानी टाइम और लोकेशन पे। जैसे हाई इलेक्ट्रिसिटी यूजेस इन विंटर, हम विंटर में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कंटेक्चुअल आउटलेयर है, जो कि एक कंटेक्स्ट पे डिपेंड करती है कि हाँ इस मौसम में या इस वेदर में हम इस चीज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं या इस चीज की डिपेंडेंस ज्यादा रहती है। कलेक्टिव आउटलेयर होता है अ ग्रुप ऑफ वैल्यू बिहेविंग abnormally टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल सडन स्पाइक इन स्टॉक प्राइजेस ओवर अ फ्यू डेज। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है कलेक्टिव आउटलेयर का, कि जितने भी ग्रुप ऑफ वैल्यूज हैं वो बिहेव कर रहे हैं abnormally टुगेदर, जैसे सडन स्पाइक होना एकदम से स्टॉक के प्राइसेस में ओवर अ फ्यू डेज। कॉजेस क्या आउटलेयर के, तो डेटा एंट्री एरर तो मिलता ही है, यानी टाइपिंग मिस्टेक होना, फैकल्टी में इंस्ट्रूमेंट यानी मेजरमेंट में दिक्कत आना, एक्सपेरिमेंटल एरर आना, एंड फ्रॉड होना, एबनॉर्मल एक्टिविटी, ये सब आप लिख सकते हैं। डिटेक्ट आउटलेयर, अगर हमें आउटलेयर को डिटेक्ट करना है तो कौन कौन से मेथड है, तो सबसे पहला आता है स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसमें आता है जेड स्कोर मेथड। इसमें क्या होता है, मेजर हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वैल्यू इज फ्रॉम द मीन। ठीक है तो ये बिजनेस स्टैट्स की भी चीजें इसमें आ रही हैं, यानी इसमें मेजर करना पड़ता है हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन इज वैल्यू फ्रॉम द मीन, जैसे यहाँ दिया भी है आउटलेयर के बारे में, वो जेड स्कोर है। इंटर क्वार्टाइल रेंज में IQR मेथड में क्या होता है, आपको क्वार्टाइल का फॉर्मूला तो पता होगा, Q3 माइनस Q1 होता है, तो लोअर बाउंड और अपर निकालने के लिए वही फॉर्मूला है, बस इंटू IQR कर देना है। ठीक है, मेथड का नाम है इंटर क्वार्टाइल रेंज, एंड Q1 माइनस 1.5 इंटू 1QR करना है, अपर बाउंड निकालने के लिए Q3 प्लस 1.5 इंटू 1QR कर देना है। वैल्यू आउटसाइड दिस बाउंड और आउटलेयर। ग्राफिकल मेथड में तो आपने पढ़ा ही होगा, जैसे बॉक्स प्लॉट होता है, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, ये सब तो मैं मानती हूँ कि आपने पढ़ ही रखे हैं। ये बॉक्स प्लॉट जो होता है वो आउटलेयर को विजुअली शो करता है। स्कैटर प्लॉट आपने पता है अनयूजुअल पैटर्न को डिटेक्ट कर लेते हैं, जो अनयूजुअल पैटर्न अलग से दिख रहे होते हैं उनको पकड़ लेता है। एंड हिस्टोग्राम तो आपने बताया पढ़ा होगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन गैप को शो करता है। मशीन लर्निंग मेथड में आइसोलेशन फॉरेस्ट आता है, क्लस्टरिंग आता है, लोकल आउटलेयर फैक्टर, बस इतना आप सफिशिएंट है लिख सकते हैं। एंड इफेक्ट क्या है आउटलेयर के, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्टॉर्ट होता है, रिग्रेशन मॉडल भी इफेक्ट होता है, मतलब रॉन्ग प्रिडिक्शन जब हम लगाते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन में मिसलीडिंग होती है, वेरिएंस इंक्रीज हो जाता है, डिफरेंस ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है, डेटा सेट दे रखा है 10 12 15 1800, मीन क्या होगा, मीन जो होगा वेरी हाई ड्यू टू 100, वही चीज मैंने आउटलेयर की बताई वही है। हैंडलिंग आउटलेयर में क्या होता है, रिमूव आउटलेयर व्हेन कॉज्ड बाय एरर। ठीक है, एंड यूज विद कॉशन, ये सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद आउटलेयर एनालाइज करने के कुछ फायदे हैं, एरर को पकड़ा जा सकता है, रेयर इवेंट भी आइडेंटिफाई होता है, मॉडल की एक्यूरेसी भी इंप्रूव होती है, फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाते हैं। बुराइयां क्या है, आउटलेयर रिमूव में लूज इंपॉर्टेंट डेटा, अगर हमने आउटलेयर को रिमूव कर दिया तो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा भी जा सकता है। डिटेक्शन मेथड में वेरी, डिटेक्शन के मेथड भी जो होते हैं डिटेक्ट करने के, वो भी वेरी करते हैं उस डेटा के ऊपर, एंड ये सब्जेक्टिव भी होता है। कौन, हमारा आउटलेयर एनालिसिस। नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप एंड कैरेक्टर डेटा टाइप के डिफरेंस पे आते हैं कि ये क्या हमें बताता है। तो देखो भाई, सबसे पहले इसका कंपैरिजन देखते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप जो होता है वो एक प्रकार से स्टोर नंबर को स्टोर करता है, जैसे इंटीजर और डेसिमल। आपको पता है इंटीजर में -3 -7 -9 सब आ जाता है, और डेसिमल में 2.5 25.5 60.5 ये न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है। जबकि करेक्टर में क्या होता है, करेक्टर डेटा टाइप में क्या होता है, हमारे टेक्स्ट को स्टोर करता है, जैसे कोई लेटर है, कोई वर्ड है, कोई सिंबल है, इस प्रकार से। एग्जाम्पल समझो इसका, इसमें थोड़ा लिखने का तरीका अलग होता है। अब क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा तो मैंने आपको समझा दिया अभी एग्जाम्पल से, लेकिन इसका करेक्टर डेटा का समझो। पहले हेलो आएगा, हेलो रिया, फिर 1 2 3 जो भी लिखना है ऐसे हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है स्टोरेज का जो फॉर्मेट है वो किस प्रकार से है, इसमें आता है विदाउट क्वेट्स आता है,
और ये विद इन क्वेट्स आता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ना, ये 2 ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है, ये ठीक है। तो ये क्विट्स के साथ आता है, ये विदाउट क्विट्स आता है। इसमें मैथमेटिकली कैलकुलेशन जो होती है वो यूज करी जाती है, जबकि इसके अंदर प्रोसेसिंग एंड लेबरिंग होती है। इसके अंदर हम लोग जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब होता है, इसमें नहीं होता। इस न्यूमेरिक जो होता है वो फॉलोअर नहीं होता है, इसमें करेक्टर फॉलो होते हैं। कन्वर्जन की बात करें तो वही है, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूँ तो ट्रीट इज एज क्वांटिटेटिव वैल्यू, और जबकि ये क्वालिटेटिव और टेक्स्ट वैल्यू को ट्रीट करता है, जो कि आपने ऊपर एग्जांपल से समझ ही लिया होगा, वही समझाया गया शॉर्ट में। अब नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ टू इम्पोर्ट अ CSV फाइल इनटू R, मेंशन एनी रिक्वायर्ड फंक्शन और पैकेजेस। तो हमें किसी फाइल को जब कन्वर्जन में लाना होता है तो हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, ठीक है। सो हमने जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है, जो कि है हमारा CSV फाइल को हमें R में कन्वर्ट करना है, यानी इंपोर्ट करना है CSV फाइल को R में, ठीक है। मेंशन एनी रिक्वायर्ड फंक्शन और पैकेजेस इसमें बताए जाएंगे, जो भी स्टेप्स बताए जाएंगे वो वहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे, इसमें आप कुछ भी ऐड ऑन खुद से नहीं कर सकते। इंपोर्ट करना है CSV फाइल को, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फर्स्ट स्टेप होता है इन द एनी R प्रोजेक्ट। R के प्रोजेक्ट में मेन इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप रहता है, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, आपकी नीड कैसी है, आपको स्पीड चाहिए, ईज ऑफ यूज है, स्टैंडर्ड डिफॉल्ट्स हैं। देयर आर 3 मेन वे टू डू इट, 3 मेन तरीके से इसको किया जा सकता है। सबसे पहले आपको बेस जो है वो R यूज करना है, इसमें कोई भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती है। द बिल्ड इन फंक्शन रीड CSV इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड होता है, ये रिलायबल होता है, स्मॉल डेटा सेट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैकेज की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि फंक्शन और बेस्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम फाइल्स के लिए होता है। यूजर हु वांट्स टू अवॉइड डिपेंडेंसी, ठीक है, छोटी फाइल्स हैं और या फिर कोई मीडियम फाइल है, उसके लिए हम इसको R का इस्तेमाल इसमें कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक इंपोर्ट करना है तो ये इस तरीके से आप फॉर्मेट बना हुआ है यहाँ पे, ऐसे आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप R पे करके ही देखो, बट ये फॉर्मूला जो है आप लिख सकते हो, स्टेप वहां लिख सकते हो। यूजिंग द रीडर पैकेज रिकमेंडेड जो होता है पार्ट ऑफ द टाइटवर्स, जैसे कि इसमें बताया गया है कि पैकेज है, फंक्शन है, बेस्ट फॉर जर्नल डेटा साइंस एंड क्लीनर डेटा फ्रेम, ये एक तरीके से जो डेटा साइंस जो जर्नल आपकी जर्नल डाटा साइंस होती है या फिर डेटा फ्रेम को क्लीन करने के काम आता है। एंड फंक्शन आपको पता है, रीड CSV हो गया, इंस्टॉल करना पैकेज, इस तरीके से आप वहां पे इसको लिख सकते हैं। यूजिंग द डेटा टेबल पैकेज हाई परफॉर्मेंस की अगर बात करूं, इफ यू आर डीलिंग विद मैसिव डेटा सेट, मिलियन ऑफ रॉ हैं उसमें, या फिर गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर स्पीड आपको चाहिए, तो आप उसमें पैकेज का यानी आपको पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। फंक्शन हो गया, और ये बेसिकली लार्ज स्केल डेटा वालों के लिए होता है, जो क्रिटिकल टास्क परफॉर्म करते हैं, उसके लिए हम ये इसका इस्तेमाल करते हैं R के अंदर। प्रो टिप्स क्या है इसके सक्सेस की होने की, तो सबसे पहला, वर्किंग डायरेक्टली, इंश्योर योर CSV इन योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी, यू कैन चेक दिस टाइप एंड चेंज इट यूजिंग पाथ टू फोल्डर, ठीक है। R स्टूडियो एक तरीके का शॉर्टकट है। इफ यू आर प्रेफर अ पॉइंट एंड क्लिक मेथड पे जाना चाहते हो तो लुक एट द इन्वायरमेंट टैब पे जाना है R स्टूडियो के अंदर, फिर इंपोर्ट डेटा सेट को क्लिक करना है, एंड देन आफ्टर इट मे बी इवन जनरेट द कोड फॉर यू, फिर वो आपके लिए कोड एक जनरेट कर देता है, ठीक है। एंड फाइल पाथ की बात करूं, ऑन विंडो रिमेंबर टू यूज फॉरवर्ड स्लैशेस और डबल बैक स्लैशेस इन योर फाइल पाथ, अदरवाइज R विल बी गेट कंफ्यूज बाय द एस्केप्स करेक्टर। ये सारी जो चीजें कमांड मैंने बताई फाइल पाथ की वो देनी पड़ेंगी, नहीं तो वो फिर R जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है वेक्टर और मैट्रिक्स का, कि वेक्टर क्या है और मैट्रिक्स क्या है। वेक्टर में क्या होता है, डायमेंशन 1D होता है, जबकि मैट्रिक्स में 2D 2 डायमेंशनल होता है। वेक्टर के अंदर 1 डायमेंशनल होता है, ये एक तरीके का सिंपल सीक्वेंस ऑफ डेटा एलिमेंट लेता है, जबकि ये 2 डायमेंशनल है, यानी ये रो और कॉलम दोनों लेता है। क्रिएशन फंक्शन की बात करूं मैं, तो वेक्टर के अंदर क्या होता है, क्रिएटिंग यूजिंग द कंबाइन फंक्शन, एक तरीके से जो क्रिएट किया जाता है वो कंबाइन फैक्टर के द्वारा, सॉरी कंबाइन फंक्शन के द्वारा होता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, क्रिएटेड यूजिंग द मैट्रिक्स फंक्शन, ठीक है। एंड
एट्रीब्यूट की बात करूं तो ओनली हैज अ लेंथ होता है, इसमें रो कॉलम दोनों होते हैं, डिम डायमेंशंस होती हैं जो कि ऊपर अभी बताया भी था। एंड फीचर कैसा होता है, वेक्टर सॉरी स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, तो वेक्टर का रहता है, थिंक ऑफ इट अ सिंगल रो और अ सिंगल कॉलम होता है, जबकि यहाँ पे मैथमेटिकली टेबल और ग्रिड देखने को मिलता है। वी विजुअल एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखा भी गया है, जैसे वेक्टर निकाला 10 20 30 40 का इस तरीके से। और लेंथ के लिए है, जैसे कि लेंथ लिखा, फिर ब्रैकेट में माई वेक्टर लिखा, एंड देन उसके बाद आउटपुट 4 आ गया। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। काफी डिटेल में पढ़ना है तो वन शॉट आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैट्रिक्स का भी एग्जांपल मैंने ऊपर दे दिया, वही शॉर्ट में है ये। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन आर कोड एंड ट्रेडिशनल लूप्स क्या होता है, तो इसका डिफरेंस से ही समझते हैं इसको। ट्रेडिशनल लूप में क्या होता है और आर्ट स्टाइल कोड में क्या होता है। तो ट्रेडिशनल लूप्स क्या है, नाम से क्लियर है, इंटरैक्टिव होता है, ये प्रोसेसेस एलिमेंट वन बाय वन, जितने भी एलिमेंट्स को प्रोसेस किया जाता है वो एक के बाद एक किया जाता है, और इसमें बल्क में एक साथ किया जाता है, क्योंकि आर का इस्तेमाल हम बड़ी बड़ी चीजों के लिए करते हैं, जो डेटा सेट बहुत ज्यादा रॉ होता है, जो हमारे को समझ में नहीं आता और हम इजी वे में उसको लाना चाहते हैं, तो आर स्टाइल कोड का इस्तेमाल करते हैं, और ये बल्क में लेता है एंटायर डेटा को एक ही बार में। और ट्रेडिशनल नाम से ही समझ में आ रहा है, जो हाथों से मैनुअली एक एक हो, और आर स्टाइल मतलब बल्क में एक साथ हो। कोड की लेंथ कैसी होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, इंस्टॉलिंग काउंटर रिक्वायर होते हैं, एम्प्टी कंटेनर्स चाहिए होते हैं, जबकि इसमें कंसाइज होता है, सिंगल लाइन ऑफ कोड की जरूरत पड़ती है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये काफी स्लो होता है इन आर, ड्यू टू ओवरहेड ऑफ रिपीटेड फंक्शन कॉल्स आती हैं, जबकि ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है और जल्दी आंसर निकाल देता है। रीडेबिलिटी की बात करूं तो ये क्लस्टर बुक कीपिंग कोड कैन बिकॉम क्लस्टर विद बुक कीपिंग कोड, जबकि ये क्लियर और एक्सपेंसिव होता है, महंगा तो होता है लेकिन फोकस डालता है व्हाट टू डू नॉट हाउ, ठीक है, क्या करना है किस तरीके से क्या नहीं। मेमोरी की बात करूं तो ये कैन बी मेमोरी इंटेंसिव होता है इफ नॉट प्री एलोकेटेड, और ये हाईली मेमोरी एफिशिएंट होता है, क्योंकि सोल्यूशन भी उसी हिसाब से ये निकाल देता है। वही सारी चीजें आप बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन कोवेरिएंस, कोरिलेशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो आपने बिजनेस स्टैट्स के अंदर पढ़ा ही होगा, चीजें वही हैं, अब क्या चीज इसमें अलग है वो हम देखते हैं। 4 टर्म्स जो बिल्डिंग ब्लॉक की हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की, स्टैट्स वाली काफी चीजें देखने को मिलेंगी इसमें। व्हाइल दे आर ऑल मेजर स्प्रेड रिलेशनशिप, दे ऑपरेट डिफरेंट स्केल्स एंड टेल हाउ द डिफरेंट थिंग अबाउट योर डेटा। और हम जब भी डेटा निकालते थे तो कोरिलेशन, वेरिएंस, डिफरेंस देखने के लिए कि एक जो प्रोडक्ट है या कोई भी चीज है वो दूसरे से कैसे जो है वो डिफर है, और क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसलिए हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो दिस में मेजर हाउ मच अ सिंगल वेरिएबल स्प्रेड आउट फ्रॉम इट एवरेज मीन। जैसे वेरिएंस की बात करूं तो सिग्मा का यहाँ एग्जांपल दिया गया कि एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन बिकॉज द यूनिट आर स्क्वायर्ड, जैसे डॉलर स्क्वायर्ड हो गया, एंड इट इज हार्ड टू इंटरप्रेट। वेरिएंस के आपने बहुत सारे एग्जांपल्स आप कोई भी लिख सकते हो, तो इन्होंने यहाँ पे डॉलर स्क्वायर का एग्जांपल दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस होता है, फॉर्मूला भी आप वहां लिख के आ सकते हो, बेसिक फॉर्मूला जो होता है, एंड दिस ब्रिंग द मेजर बैक टू द ओरिजिनल यूनिट ऑफ द डेटा, मेकिंग इट मच इजियर टू अंडरस्टैंड। और ये इस तरीके से अरेंज होता है सो दैट हमें जो डेटा है वो इजी वे में समझ आ सके। एंड कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन की बात करूं तो कोवेरिएंस का मतलब है ये हमें रिलेशनशिप बताता है, टेल यू द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, कि आपका जो रिलेशनशिप है नंबर्स का, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, यानी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर प्रॉब्लम में है, ठीक है। तो पॉजिटिव में आता है मूव टुगेदर, नेगेटिव में आता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, प्रॉब्लम में आता है द वैल्यू डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ द डेटा। ये एक तरीके से डेटा के स्केल की जो वैल्यू है ना वो बताता है, एक तरीके से मतलब वैल्यू डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, डाटा के स्केल पे डिपेंड करती है, वो प्रॉब्लम है। सो यू कांट इजीली टेल इफ आ कोवेरिएंस इज 50 स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है। कोरिलेशन आपको पता ही एक तरीके से क्या होता है, वन मतलब वन एंड सॉरी -1 एंड +1 के बीच का मतलब नंबर बताया जाता है कोरिलेशन में, कि वर्जन बताया जाता है, ठीक है। परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, या नो लीनियर रिलेशनशिप है, या परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव में -1 है, नो लीनियर रिलेशनशिप 0 है, +1 में क्या होता है, परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप जो होता है, रिलेशनशिप देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये परफेक्ट
पॉजिटिव है, जिसमें ये 1 दिखा रहा है, ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, ये वीक है, आगे पीछे है, नो रिलेशन, कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या सीक्वेंस है, तो 0 है। वीक में क्या होता है, -0.5 जैसे है। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव में -0.9 है, थोड़ा बहुत नजर आ रहा है बट नेगेटिव में। और ये क्या है, परफेक्ट नेगेटिव है, बिल्कुल ही नेगेटिव दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ ऊपर से नीचे की आता हुआ दिख रहा है, और नीचे से ऊपर से जाता हुआ जो है, यानी कि ये वाला, वो परफेक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, जिनको शॉर्ट में पढ़ना है वो ये सब पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है हेट्रोस्कैर्डिसिटी। अब जो है हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जो कि है हेट्रोसिडासिटी। जो सब मतलब क्वेश्चन है वो क्या कहता है। सो हेट्रोसिडासिटी एक तरीके का कॉन्सेप्ट है स्टार्ट्स के अंदर, एंड econometrics that refers to the situation where the variance of error is not constant across all the level of independent variable। कहने का मतलब ये है कि जो हेट्रोसिडासिटी है, अगर when the spread of reducers change as the value of the predictor value changes। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो हेट्रोसिडासिटी का मतलब ये होता है द एरर टर्म डू नॉट हैव इक्वल वेरिएंस। मतलब जो हमारे एरर टर्म होती है वो हमारे इक्वल वेरिएंस के इक्वल नहीं होती थ्रू आउट द डेटा सेट। आपको नहीं समझ आया, इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यू एनालाइज इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर, कि आप यहाँ पे कोई चीज को एनालाइज कर रहे हो, पता लगा रहे हो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में। इनकम यानी कि जो हमारे को पैसा मिल रहा है, इनकम रिसीव हो रही है किसी ना किसी फॉर्म में, एंड एक्सपेंडिचर जो हम खर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों को ही एनालाइज करते हैं तो इसमें क्या होता है, लो इनकम ग्रुप जो होता है वो दिखाता है कि स्पेंडिंग वेरिएशन बहुत कम है, क्योंकि हमारी जो इनकम के ग्रुप है वो लो है, और अगर हाई है तो इसका मतलब स्पेंडिंग वेरिएशन काफ़ी लार्ज है, यानी कि हाई इनकम ग्रुप है। तो जो यहाँ पर दिस अनइक्वल स्प्रेड, ये जो अनइक्वल स्प्रेड दिखाया गया है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसिडासिटी बोलते हैं। ठीक है, तो लो समझ लिया, हाई समझ लिया, और जो अनइक्वल स्प्रेड होता है वो हमारी हेट्रोसिडासिटी को दिखाता है, यानी कि जो एरर टर्म है वो डू नॉट हैव इक्वल वेरिएंस, वो जो है वेरिएंस के इक्वल नहीं आता। एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं मैं इसकी, तो रेड्यूसल प्लॉट शोज आ कोन। मतलब जो हमारी रेड्यूसल प्लॉटिंग होती है वो एक तरीके से कोन और फ्यूनल शेप में दिखाया जाता है, नैरो एट वन एंड, और नैरो होती है एक एंड से, वाइड होती है अदर से। ठीक है, एंड इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक डिफरेंस भी दे रखा है। तो एक होता है हेट्रोसेडासिटी, एक होता है होमोसेडासिटी। तो जो हेट्रो होता है वो जो वेरिएंस ऑफ एरियर उसके कांस्टेंट नहीं होते और इसके कांस्टेंट होते हैं। रेड्यूसल प्लॉट की बात करूं तो इसका फ्यूनल शेप होता है, इसका इवन स्प्रेड होता है। अजम्पशन की बात करूं तो ये वॉयलेटेड है और ये सेटिस्फाई है। मॉडल रिलायबिलिटी की बात करूं तो ये कम रिलायबल होता है और ये ज्यादा रिलायबल होता है होमो। ठीक है, कॉजेस की बात करूँ तो इसके अंदर आउटलेयर जो होते हैं, प्रेजेंस होते हैं, ऊपर मैंने आपको आउटलेयर्स पढ़ाए भी थे। इनकरेक्ट मॉडल सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है यहाँ पर, एंड स्क्रू डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रैपिड इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू वेरिएबल वैल्यूज, जो भी हमारी वैल्यू वेरिएबल्स होते हैं, ऊपर मैंने पढ़ाया भी था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड नंबर्स क्या होते हैं, सब बताया था। तो जो वेरिएबल वैल्यूज होती है उसमें इंक्रीज और डिक्रीज रैपिडली होता है, जल्दी जल्दी होता है, ये इसके कॉजेज है। एंड मेजरमेंट एरर्स भी देखने को मिलते हैं। तो डिटेक्शन मेथड कौन सा है, रेड्यूसल प्लॉट यानी विजुअल मेथड होता है एक तरीके का। ठीक है, उसके बाद पेंगन टेस्ट होता है, जो कि वाइट टेस्ट, गोल्डफिश, क्वेंडन टेस्ट, ये सारे आते हैं इसके अंदर, मतलब डिटेक्ट करने के लिए मेथड है ये। इफ इसके इफेक्ट्स क्या हैं, तो कोफिशिएंट रिमेन अनबेस्ड बट स्टैंडर्ड एरर बिकम इनकरेक्ट, जो भी हमारे एरर स्टैंडर्ड होते हैं वो इनकरेक्ट होते हैं। हाइपोथेसिस टेस्ट बिकॉम अनरिलायबल, कॉन्फिडेंस इंटरवल बिकॉम मिसलीडिंग। तो ये कुछ प्रभाव जो इसके पड़ते हैं। रेमेडीज क्या है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो ट्रांसफॉर्म वेरिएबल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉग का, स्क्वायर रूट का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट लीस्ट स्क्वायर जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर को अप्लाई कर सकते हैं, मॉडल स्पेसिफिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं। देखो ये इसमें आप कुछ भी अपना बना के नहीं लिख सकते, यही पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि लाइक जैसे टेली है या फिर आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, उसी की तरह ये आर आपको अगर समझना है तो वन शॉट में आप समझ सकते हो। वहां पे मैंने काफी ब्रीफ में चीजें करवाई हुई हैं। ठीक है, यहाँ तो मैं शॉर्ट में करा रही हूँ कि जिनको वन शॉट देखने का टाइम नहीं है तो ये वो कर सकते हैं। कंक्लूजन आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है,
एंड उसके बाद आता है ये जो यहाँ पे एक डिफरेंस है, वैसे वही करवा देती हूँ मैं आपको, बाकी एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि लास्ट है। मल्टी कोलैरिटी का एक एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टैट्स में और इकोनोमेट्रिक्स में, स्पेशली इन रिग्रेशन एनालाइज। अगर हमें रिग्रेशन को एनालाइज करना है तो इसमें होता क्या है, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं रिग्रेशन मॉडल के हाईली कोरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हुए दिखाई देते हैं, दो या दो से ज़्यादा। सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो प्रिडिक्टर वैल्यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू आइसोलेट दे इंडिविजुअल डिफरेंस। नहीं समझ में आया, इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जो मल्टी कोलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ इस्तेमाल में लाया जाता है। तो सपोज यू आर प्रिडिक्टिंग सैलरी बेस्ड ऑन एजुकेशन लेवल, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस। तो जो मल्टी कोलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बताता है कि अगर आपको कोई सैलरी प्रिडिक्ट करनी है तो आप किस लेवल पे करते हो, किसी के एजुकेशन लेवल या फिर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस या फिर उसकी एज कितनी है ना। तो एज एंड एक्सपीरियंस आर ऑफ्टन हाईली कोरिलेटेड। तो एज और एक्सपीरियंस जो है वो हाईली कोरिलेटेड है, और वही हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो मल्टी कोलैरिटी का है कि दो या दो से ज्यादा चीजें जब आ जाती है और एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं तो उसी कॉन्सेप्ट को हम मल्टी कोलैरिटी का एग्जाम्पल दे देते हैं। टाइप ऑफ मल्टी कोलैरिटी का दो एग्जाम्पल टाइप्स हैं। सबसे पहला एक आता है परफेक्ट, एक होता है इनपरफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है, एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप होता है, जैसे एग्जाम्पल है x2 इज इक्वल टू 2x1, ठीक है। इनपरफेक्ट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है बट नॉट एग्जैक्ट कोरिलेशन, एग्जैक्ट कोरिलेशन नहीं होता बट स्ट्रॉन्ग होता है, मोर कॉमन होता है इन रियल डेटा। कॉजेज क्या है इसके, तो देखो भाई कॉजेज तो यही हैं, इंक्लूजन ऑफ सिमिलर वेरिएबल्स होते हैं, पुअर डाटा कलेक्शन डिजाइन होता है, ये इसका कॉज है। डमी वेरिएबल ट्रैप होता है, स्मॉल सैंपल साइज स्मॉल होता है, छोटा साइज होता है सैंपल का। डेराइव वैल्यू जो होती है इसकी टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ पार्ट्स होती है, ठीक है। डिटेक्शन का मेथड क्या है, कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, तो हाई कोरिलेशन है तो कोरिलेशन मैट्रिक्स है, यानी कि इंडिकेट करता है, ये प्रॉब्लम को दर्शाता है। वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर आता है जिसको हम सीरियस मल्टी कोलैरिटी बोलते हैं। टॉलरेंस वैल्यू जो होती है इसकी लो होती है, हाई मल्टी कोलैरिटी को इसको बोला जाता है। इसके प्रभाव क्या है, इफेक्ट्स क्या है, तो अनस्टेबल और अनरिलायबल जो होते हैं, यानी कोफिशिएंट जो होते हैं वो ज्यादातर अनस्टेबल और अनरिलायबल होते हैं। स्टैंडर्ड एरर इससे बढ़ जाते हैं, एंड डिफिकल्टी होती है, दिक्कतें आती हैं इंडिविजुअल वेरिएबल इम्पैक्ट को डिटरमाइन करने में, पता लगाने में, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये इन्होंने डिफरेंस भी दिया है, तो आप डायरेक्ट डिफरेंस भी कर सकते हो, वैसे तो मैंने दोनों को अलग अलग आपको समझाया है, बाकी आप डिफरेंस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम के टाइप बताए गए हैं कि हेट्रो में क्या होता है, एरर टर्म्स होती हैं, और जबकि यहाँ पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हम निकालते हैं, ठीक है। ये लाइन याद रखना शॉर्ट में, अगर जिनको भी नहीं समझ आया। एंड रेमेडीज दी गई हैं कि हाईली कोरिलेटेड वैल्यू जो होती है उसको हटाया जाता है, हटा सकते हैं, वेरिएबल को कंबाइन कर सकते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालाइसिस जो होता है उसको अप्लाई कर सकते हैं, सैंपल साइज भी इससे बढ़ जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे कंक्लूजन भी दिया गया है जिनको शॉर्ट में समझना है कि मल्टी कोलैरिटी डज नॉट इफेक्ट द ओवरऑल प्रिडिक्टिव पावर मच बट इज रिड्यूसेस द रिलायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रिडिक्टर, मेकिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन रिजल्ट डिफिकल्ट। तो यहाँ पर हमने रिग्रेशन चैप्टर भी पढ़ा है, कोरिलेशन भी पढ़ा है, तो बट यहाँ पर कौन सी चीज अप्लाई होती है लार्ज डेटा के लिए या स्मॉल के लिए, और आर में किस तरीके से इस्तेमाल होता है, तो मैंने सब कुछ पढ़ा है आपको, और जो मेन मेन पॉइंट्स है वो तो आपको जो बताए गए हैं, स्टेप्स बताए गए हैं, वो ही आपको करने पड़ेंगे और वहां लिखने पड़ेंगे। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे डिस्कस करे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।